Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve Physics ICSE Class 10 paper given by KISA, which was held today only for 2025. Starting with MCQ, question number 1. First MCQ, uniform meter rule of weight 1.04 Newton. Balances at 60 centimeter mark. तो आपको पता है कि weight always lies at 50 centimeter mark. It means weight of the ruler is 1.04 Newton at its center point. Center of gravity 50 centimeter. Balances at 60 centimeter mark. 60 पे balance है means fulcrum lies at 60. When a weight of mass m placed at 90 centimeter mark. तो 100 पे नहीं है, 90 पे है, mass m हमने hang किया हुआ है. According to principle of moment, clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. So clockwise moment आपका कितना आ रहा है? This is all distances from fulcrum 60 minus 90 minus 60 and यहाँ पर m आ जाएगा. Here it is 60 minus 50 और यहाँ पर weight कितना है? 1.04 है. तो it is 10 into 1.04. It means 10.4 आ जाएगा and here it is 30 m. तो m is equal to 10.4 and divided by 30. 300 ले लेंगे. 104 divided by 30 and your answer will be 0.3466 and it round off to 0.347 Newton and it is correct option number B here. Now in next part, two objects of mass 2 gram and 4 gram have same kinetic energy. दोनों की kinetic energy same given है. तो it means यहाँ पर kinetic energy का हमें फॉर्मूला लगाना है, but will be the ratio of their linear momentum. तो लीनियर मोमेंटम P अपॉन P डैश ले लेते हैं और स्क्वायर वाला फॉर्मूला ले लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा समझने के लिए. इट इज इक्वल टू 2mk एंड 2m डैश के. नाउ 2k विल रिमेन सेम, तो इट विल डिपेंड ओनली ऑन m एंड m डैश. व्हाट इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट? इट इज 2 ग्राम एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इट इज 4. इट मींस m अपॉन m डैश का रेशियो इज 1/2. दिस इज P अपॉन P डैश स्क्वायर है. तो हमें मोमेंटम का चाहिए सिर्फ, तो स्क्वायर हटाना है. इट मींस अंडर रूट लेना है. तो अंडर रूट 1/√2. इट मींस 1/√2. तो रेशियो विल बी 1:√2 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी. अगेन इन सेकेंड पार्ट बी ऑप्शन इज करेक्ट. In third, a device based upon conversion of light into electricity is. तो light means sunlight. तो sun से जुड़ा हुआ यहाँ पर फोटो सेल ही है. फोटो सेल convert solar energy into electrical energy. Part number 4, select the incorrect statement from the following. तो फर्स्ट है, a machine act as a force multiplier as well as a speed multiplier simultaneously. क्या कोई मशीन हमेशा ऐसे काम कर सकते हैं कि वो फोर्स भी मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर हो? बिकॉज वी नो फॉर ए मशीन टू वर्क एज फोर्स मल्टीप्लायर इट एमए शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड फॉर स्पीड मल्टीप्लायर एमए शुड बी लेस देन 1. तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है, तो ए ही स्टेटमेंट हमारी इसमें इनकरेक्ट है. तो फोर्थ पार्ट में हमारा ए आ जाएगा विच इज इनकरेक्ट. इन फिफ्थ, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम फॉर. तो आपको पता है फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है. अब वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी है? रेड लाइट की वेवलेंथ आपको पता है इट इज 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है. तो इट मींस फोकल लेंथ हमारी रेड के लिए मैक्सिमम हो जाएगी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. In sixth part, ABC are three optical media of respective critical angle C1, C2, C3. Total internal reflection occur from A, B और C हैं, जिनका C1, C2 और C3 रिस्पेक्टिव क्रिटिकल एंगल है. A से B में TIR हो रही है, B से C में भी TIR हो रही है, लेकिन A और C में TIR नहीं हो रही है. नॉट फ्रॉम C to A, यहां से TIR मतलब पॉसिबल नहीं हो रही है. तो करेक्ट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? यू ऑल नो दैट क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? हमारी पहली कंडीशन क्या है? लाइट रे फ्रॉम शुड बेंड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. इट मींस ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया और ये रेयरेस्ट हो गया. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्रिटिकल एंगल को अगर लगाएंगे, जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब C3 ग्रेटर है C2 से और C2 ग्रेटर है C1 से. इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस. Next is, a coil is held in magnetic field such that plane of coil is at right angle to that of plane of permanent magnet. दोनों right angle पे रखे हुए हैं. The force experienced by the coil on the passage of electric current will be. तो force experience जो होगा वो क्या होना चाहिए? आपको पता है when plane of coil is at right angle to the magnetic field, तो magnetic flux linked with the coil जो वो maximum होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, बट मैग्नेटिक उससे मैक्सिमम होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जीरो हो जाएगी. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, तो इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय कॉइल द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ही जीरो है, तो फोर्स केस एक्सपीरियंस होगा. तो इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस.
Next is what will be the wavelength of sound waves of frequency 550 hertz. तो frequency given है 550 hertz. If these waves are traveling with the speed हमें given है 330 meter per second. We have to calculate the wavelength. So we know the formula V is equal to F lambda. V is equal to F lambda, जिसमें से हमने क्या निकालना है, अभी लैम्डा निकालना है. तो लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन F. V क्या है हमारे पास, स्पीड, इट इज 330 और फ्रीक्वेंसी 550, इट मीन्स 3 अपॉन 5, इट मीन्स 0.6 आ जाएगा आपके पास. 0.6 मीटर इज द वेवलेंथ. सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस पार्ट 8. In ninth part, which one of the following statements is correct? Live wire has zero potential, नहीं, incorrect है. Fuse is connected with neutral wire, live wire होता है. Potential of earth and neutral wire is always the same. Yes, this is the correct statement because potential of earth wire as well as neutral wire both are at 0 volt. तो दोनों same potential पे होते हैं. It means option number C is correct in this case. Assertion reason is next question. The product of resistivity and conductivity of a conductor depends on the material of the conductor. नहीं, product of resistivity और कंडक्टिविटी अगर हम लेंगे तो उसका प्रोडक्ट तो इक्वल टू 1 आएगा. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल वो हमेशा 1 ही रहेगा. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट या जो भी आपको दिया गया कंडक्टर. तो इट मींस असर्शन हमारा फॉल्स है. Reason is because each of resistivity and conductivity depend on the material of the conductor. This is true. Reason is true. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस कि आपके पास रीजन करेक्ट दिया हुआ है लेकिन असर्शन जो है वो फॉल्स है क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता मटेरियल के ऊपर. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन 10th पार्ट. In 11th, two metallic wires made from copper have same length but radius of wire 1 is half that of the wire 2. तो हमने वायर एक 1 ली है और एक वायर 2 है जिसका रेडियस उससे डबल है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है किसका रेडियस उससे डबल है. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज R. तो रेडियस इसका हाफ है और इसका रेडियस R है और उसका डबल है. इट मींस हमने रेडियस को 2R ले लिया. रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज R. इस वायर का रेजिस्टेंस R गिवन है. इफ बोथ द वायर्स आर जॉइंड टुगेदर इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस बिकम कितनी हो जाएगी. तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. फर्स्ट वाले के लिए हम रेजिस्टेंस निकालेंगे. R इज इक्वल टू रो, L लेंथ सेम है और एरिया के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस R है. यहां से हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू को लेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी R इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन लेंथ. अब इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को हम नई रेजिस्टेंस जो इस वाले वायर की हमने निकालनी है R डैश ले लेते हैं इज इक्वल टू रो की वैल्यू तो यही आ जाएगी पाई R स्क्वायर अपॉन L, रो L अपॉन A. अब L है अपॉन A, उसका कितना है पाई और रेडियस उसका है 2R और उसका स्क्वायर. तो अदर फैक्टर्स विल गेट कैंसल्ड. हमारे पास क्या बच जाएगा, R डैश इज इक्वल टू R अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, वो भी कैंसिल हो जाएगा तो R अपॉन 4. तो न्यू रेजिस्टेंस इस वाले वायर की आ जाएगी R अपॉन 4 और इसकी है R. अब नेक्स्ट उसमें पार्ट में बोला है टोटल रेजिस्टेंस बिकम व्हेन दे आर जॉइंड इन सीरीज. तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R प्लस R डैश का आंसर R प्लस R अपॉन 4 आ जाएगा. 4 एलसीएम हो गया तो 4R प्लस R, it means 5R upon 4 and this is our option number B. So in this part option number B is correct. This is 11th part and option number B is correct in this case. Coming to 12th, which of the following parameter remain constant in primary and secondary coil of a step up transformer? So for an ideal transformer पावर जो होती है वो हमारी कांस्टेंट रहती है. तो पावर हम जो लेंगे वो दोनों के लिए हमारे पास सेम रहनी पड़ेगी, चाहे प्राइमरी कॉइल है चाहे सेकेंडरी कॉइल है, दोनों के लिए पावर सेम रहेगी. तभी तो हम ES जो हम लेते हैं ES इंटू IS का जो रेशियो EP IP के इक्वल आता है वो है क्या, VI क्या होती है, पावर ही होती है. तो आपसे पूछा गया क्या पैरामीटर सेम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्योंकि पावर रिमेन सेम इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर जहां कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है. 13th, amount of heat energy required to melt 200 gram. Mass is given as 200 gram of ice at 0 degree Celsius to बस सिर्फ मेल्ट करना है. तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, इट इज मेल्टेड टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है. तो आपको पता है ml वाला फॉर्मूला लगेगा बट मास यहाँ ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाय 1000 करके. तो हमें Q निकालना है, इट इज इक्वल टू ml. m कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10 इंटू L इज गिवन एज 336,000. कैंसिल हो जाएगी, 0 2 0 रह जाएंगी, 6 2 12 1 3 2 6 एंड 7
एंड 6, 670 to 100 जूल। ये आपका ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट इन दिस 13th पार्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है। इन 14th पार्ट, two sounds S1 and S2 are produced by loudspeakers. The amplitude and frequency of each sound wave is given. तो हमें दिया हुआ है S1 और S2 दोनों के लिए, हमें साउंड वेव के लिए एम्पलीट्यूड इसका 1.3 है और इसका 2 है, यानी कि ये साउंड ज्यादा लाउड हो जाएगी S2 वाली। और फ्रीक्वेंसी दिस इज गिवन एज 480 एंड हियर इट इज फ्रीक्वेंसी 240। तो इसकी लो पिच है लेकिन लाउडनेस ज्यादा है। अब हमने चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। S2 इज लाउडर, S2 लाउडर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में आया हायर पिच, लेकिन उसकी पिच तो कम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस, जिसमें S2 लाउडर है और पिच उसकी लोअर है। अकॉर्डिंग टू द डाटा आपने जाना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन 14th पार्ट। In last part, a radioactive element forms its own isotope after 3 consecutive disintegration के बाद अपना ही आइसोटोप बना रहा है। तो अपना आइसोटोप बनाने का मतलब क्या हो गया कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रह रहा है। तो हम अगर ZXA एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं हमने अल्फा एमिट किया, तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियस आ जाएगा, लेट इट बी Y, और P ले लेते हैं, P आ गया, तो इट इज Z-2 एंड एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में हमारा 4 डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर इसी का आइसोटोप है। तो आइसोटोप मींस अगर जो भी क्यू एलिमेंट निकल रहा है उसका मास नंबर तो ठीक है चेंज हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए। इट मींस अगर यहाँ Z-2 है तो हमें +2 चाहिए, +1 हम एक बीटा पार्टिकल के एमिशन पे करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 2 बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर सेम आ जाएगा, Z आ जाएगा और मास नंबर A-4 ही रहेगा। तो वो आइसोटोप बन जाएगा, Q जो है वो X का आइसोटोप बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस कि 2 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और 1 अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो इट विल रिमेन इट्स ऑन आइसोटोप। विद दिस MCQs आर ओवर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। एज पर न्यू पैटर्न आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स मिलने वाले हैं फिजिक्स पेपर में। अभी तक तो आपको ये बात पता है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज टू एन एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेसशिप द अर्थ अपीयर्स डैश ब्लैक, ब्लू या रेड। जब वो ऊपर होगा वहां से वो अर्थ की तरफ देखेगा, तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, तो स्कैटर सबसे ज्यादा ब्लू कलर होगा। तो वहां से उसको, हमें जैसे यहां से स्काई ब्लू दिखता है, वहां से उसको अर्थ जो है वो ब्लू दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब बीच वाला आपका ब्लू जो है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। In next for a fuse, higher the current rating dash the fuse wire। अब जो करंट रेटिंग होती है फ्यूज की वो किस पे डिपेंड करती है, हीटिंग इफेक्ट जो होता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² R और T पे होता है। तो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्यूज की रेटिंग भी करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट का स्क्वायर ही होता है। फ्यूज का अगर हम टेम्परेचर चेंज देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का स्क्वायर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जितनी उसकी रेडियस आ जाएगा, रेडियस का क्यूब के अकॉर्डिंगली होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, फॉर ए फ्यूज हायर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज वायर। जितनी मोटी फ्यूज वायर होगी वो हायर करंट के लिए हम यूज करते हैं। इन सी पार्ट डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स इज डायरेक्टेड डैशवर्ड। तो अगर हम ले रहे हैं कोई भी फोर्स, तो अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज मींस आपकी ये वाला डायरेक्शन आ गया, तो इट मींस ये कहां जा रही है, हमारी इनवर्ड ही जा रही होती है along the axis of rotation। तो seen in C part inward option is correct। In D, the type of energy possessed by the bob of symbol pendulum when it is at mean position। तो mean position मतलब ये आपका bob है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये मेन पोजीशन है। अब इस मेन पोजीशन पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और सारी की सारी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। इन डी फिर इन द ब्लैंक काइनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन। ई, व्हेन अ बॉय रेजेस द वेट ऑफ हिज बॉडी ऑन हिज टोज द क्लास ऑफ लीवर फाउंड इन हिज बॉडी इज। तो ये तो आपको पता है, बुक का ये एग्जाम्पल है, दिस इज क्लास 2, क्योंकि इसमें फलक्रम आपका F, L और E लोड जो है वो बीच में आ गया इसलिए। The physical quantity remain constant in uniform circular motion is। uniform circular motion में कौन सी physical quantity constant होती है, velocity constant नहीं हो सकती क्योंकि direction change होती है, acceleration velocity पे डिपेंड करिए वो भी constant नहीं होगा, तो speed constant हो सकती है। तो speed is correct in this part। F में आपके पास speed है। एक बार जल्दी से fill in the blanks का समझ दे रही हूँ। in part A blue, in part B thicker, in part C inward, in part D kinetic energy, in E part class 2 and F part speed आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हो गया। नाउ कमिंग टू इसका सेकेंड पार्ट, पुलिस सिस्टम हैज ए वेलोसिटी रेशियो आपके पास गिवन है 4। इन सेकेंड पार्ट वेलोसिटी रेशियो इज गिवन एज 4 एंड एफिशिएंसी एज 60%। वी हैव टू कैलकुलेट द MA। तो वी नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR होता है फॉर्मूला।
तो MA is equal to efficiency into VR. Now efficiency is given as 60 and percent means 100 लगाना है and VR is given as 4. तो आपके पास क्या हो जाएगा 24 और डिवाइडेड बाय 10 है तो 2.4. यूनिट होता ही नहीं है MA का, तो आंसर विल बी 2.4. Now third part, two tuning forks A and B of same frequencies are placed on two boxes in adjoining position. ये आपने देखा हुआ है, दोनों बॉक्सेस के ऊपर हम ट्यूनिंग फॉर्क लगा देते हैं. ट्यूनिंग फॉर्क A is set into vibration. जब हमने A को वाइब्रेट किया तो what would be your observation? State the principle illustrated by the experiment. तो ट्यूनिंग फॉर्क A को अगर हमने वाइब्रेट किया तो ट्यूनिंग फॉर्क B also start vibrating. It means loud sound is heard. ऑब्जर्वेशन में क्या कहना है हमने कि loud sound is heard. क्यों loud sound आ रही है? Because of the resonance आ रही है. अब रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, बिकॉज एयर कॉलम, उसने बोला इल्यूस्ट्रेट बताना है, हमने प्रिंसिपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे. तो एयर कॉलम ऑफ बी स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क ए. जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क ए है उसी से बी भी वाइब्रेट करेगा. सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशन इज सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क बी, देन फॉर्क बी स्टार्ट वाइब्रेटिंग अंडर रेजोनेंस. इसमें यही कंडीशन याद रखनी कि दोनों जो हमने ट्यूनिंग फॉर्क लगाए हैं वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क लगाने हैं. अगर हम दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क लगाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा. तो यहाँ के लिए रेजोनेंस और उसको एक्सप्लेन करना है. और ट्यूनिंग फॉर्क बी स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये आपका मेन वर्ड आएगा विद अ लाउड साउंड. यू हर्ड अ लाउड साउंड. ऑब्जर्वेशन में लाउड साउंड इज हर्ड. Starting with question number 3, part 1. A is name the unit of physical quantity obtained by the formula 2K upon V square. अब ये फॉर्मूला है, हमें K का आंसर पता है. K क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स हाफ m v स्क्वायर और नीचे भी v स्क्वायर है तो v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मास आ गया. और मास का SI यूनिट क्या होता है? kg. तो आप लिखेंगे किलोग्राम. Next is a force F act on a body and displaces it by a distance s in a direction at angle theta with the direction of force. Write an expression for the work done by the force. This you all know, W is equal to Fs. क्योंकि हमें एंगल भी दिया है तो Fs cos theta is the correct answer. सिर्फ आपको लिखना है 1 मार्क के लिए. A stone placed at the bottom of a water tank appear raised by 80 centimeter. It means हमें इसके अंदर shift given है 80 centimeter. If the refractive index of water is 4/3, find the actual depth of water in the tank. तो आपको म्यू जो है वाटर का 4/3 भी गिवन है. तो शिफ्ट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो. शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ. हालांकि हमें पता नहीं है तो हम लेट करेंगे, लेट रियल डेप्थ इज इक्वल टू x. तो रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है शिफ्ट निकालने के लिए. तो 80 अपॉन रियल डेप्थ को x ले लिया, 1 माइनस, अब 1 अपॉन यहाँ पर 4/3 है तो इट मीन्स हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं. 1 अपॉन 4/3 इट मीन्स क्या बन जाएगा 1 माइनस 3/4. और अगर हम माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 मीन्स 1/4. इट मीन्स x/4 आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 80 इंटू 4. इट मीन्स 320 सेंटीमीटर इज द शिफ्ट. और इसको अगर हम चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि हमने एक्चुअल डेप्थ को तो x मान लिया, मतलब रियल डेप्थ को हमने x मान लिया, तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू शिफ्ट 80 दी हुई है तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू x माइनस 80. हम इसको दूसरे मेथड से करें, आंसर ये आ गया. ये इसका और है कि अगर हमने ये ले लिया तो हम ये दूसरा फॉर्मूला भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आपको पता है. एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू. अब एपरेंट डेप्थ का हमने अभी ये निकाला कि ये x माइनस 80 है. रियल डेप्थ हमें पता नहीं है, x है. और म्यू कितना है हमारे पास? वो तो वही रहेगा ना 4/3. तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 3/4x. तो यहाँ पे भी अगर हम इसको x को ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 80. तो यहाँ से भी आपके पास x का आंसर 320 सेंटीमीटर ही आएगा. यू कैन चूज ईदर ऑफ द मेथड्स. हमारे पास डायरेक्ट से शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला ये है जिस जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जिससे आप इजीली कर पाएंगे. In next question, two resistances when connected in series give 15 ohm resistance and when connected in parallel yield 10/3 ohm. हमें direct resistances नहीं दी है. Calculate the value of two resistances. So let the first resistance be R1 and second be R2. अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया their series resistance is 15 ohm और अगर हमने पैरेलल में किया तो 10/3. तो पैरेलल में किया तो 1/R1
प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 10/3 है तो हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/10 हो गया। इट मीन्स r1 r2 और यहाँ पर भी r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 3/10 है। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ r1 प्लस r2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इट इज 15। तो 15 अपॉन नीचे r1 r2 इज इक्वल टू 3/10। इट मीन्स r1 r2 का आंसर कितना आ जाएगा 150 एंड डिवाइडेड बाय 3 इट मीन्स 50 ओम। अब r1 r2 का आंसर 50 ओम आ गया और उसको यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है, किसी भी एक की वैल्यू को निकाल लेते हैं। लेट r2 हमने कितना ले लिया 50 अपॉन r1। अब उसकी वैल्यू को यहाँ पर फिल कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन विल गिव अस r1 की वैल्यू कितनी है। आप इसको चाहो तो x और y से ले सकते हो, ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं अभी भी इसको ले लूं तो ये क्या बन गया हमारा, मान लेते हैं हमारे पास x आ गया r2, इसको हमने ले लिया 50 अपॉन y, मतलब हमने r1 को y और इसको x ले लिया। तो आपके पास करने के लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी 50 अपॉन y। तो यहाँ पर हमने अब पहले वाले r1 की वैल्यू को हमने क्या मान लिया है y, तो y हो गया प्लस r2 को वैल्यू को हमने 50 बाय y कर लिया इज इक्वल टू 15। इट मीन्स यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी। इट इज y स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 इक्वल टू 0। अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो इट इज 10y माइनस 5y प्लस 50 इक्वल टू 0, y माइनस 10 एंड माइनस 5 y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स y का हमारे पास आंसर आ गया और y हमने किसको माना था r1 को। तो r1 इज इक्वल टू ईदर 5 और 10, दोनों आ सकते हैं। अगर हम उसको 5 लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो x का आंसर कितना हो गया 15 माइनस अगर मैं 5 ले रही हूँ तो x का आंसर 10 यानी r2 का आंसर 10 हो जाएगा। तो r1 एंड r2 का आंसर 5 ओम एंड 10 ओम है। इधर दोनों वैल्यूज हमारे लिए करेक्ट है, हम उसको 10 लेंगे तो वो वाला 5 हो जाएगा। तो 5 ओम एंड 10 ओम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। नेम द कॉइल ऑफ विच वायर इज थिकर इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग इधर प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होती है, सेकेंडरी कॉइल में कम होती हैं। तो वैसे तो याद करने के लिए आप यहीं से याद कर सकते हो, जहां पर वाइंडिंग्स कम होती हैं वो वायर हमारी थिक होती है, जहां कम होंगी जहां ज्यादा होंगी वो थिन है। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। बट हमें क्योंकि इसके अंदर रीजन भी देना है, गिव रीजन टू योर आंसर, तो क्योंकि पावर आपको पता है आउटपुट इनपुट सेम रहती है तो प्राइमरी का हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो जो हमारे पास है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अब करंट जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल में मोर होता है, ज्यादा होता है। अगर करंट ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे को रिड्यूस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को। तो टू रिड्यूस रेजिस्टेंस वी हैव टू टेक दिस वायर थिकर देन दिस। तो ये इसका रीजन आ जाएगा। बट अदरवाइज सेकेंडरी कॉइल थिक होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम होंगी ट्रांसफार्मर में, वही वायर हमें थिक लेने, तो यहां से आप याद रख सकते हैं। Next is fifth part, a couple is formed by two equal and opposite forces of 40 न्यूटन। तो एक 40 न्यूटन है, दूसरा भी 40 न्यूटन है। 40 न्यूटन का आपके पास फोर्स गिवन है। The distance between the line of action of forces is 5 मीटर। तो पूरा डिस्टेंस मतलब अगर हमने A ले लिया, O ले लिया, B ले लिया तो ये पूरा डिस्टेंस इज 5, इट इज गिवन इज 5। तो आपका डिस्टेंस, आपका मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपके पूछा क्या गया, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पर है कितना है, OA प्लस OB। अब जितना भी हम x लेंगे, क्यों उसको x लेके फायदा नहीं है, x और फिर 5 माइनस x लेके फिर 5 ही आएगा। तो F इंटू 5। अब फोर्स कितना है 40 इंटू 5, इट मीन्स 200 न्यूटन मीटर लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि यूनिट तो आपके पास आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे ठीक से। नाउ इन सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन के अंदर, इफ द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन टेक्स प्लेस इज शिफ्टेड will there be any change in moment of couple? No, there will be no change in the moment of couple, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, moment of couple is independent of the point of reference। जो भी आपने लिया हुआ है तो वो उस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे तब भी टोटल F इंटू डी का आंसर सेम ही रहेगा। ये सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है। काफी अच्छे और लॉजिकल क्वेश्चंस बनाए गए हैं। रिप्रेजेंट द चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हेन ए बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। अब आप सबको पता है कि बीटा पार्टिकल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। नाउ टेल मी, क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस में आया कहां से, जो न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है। बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट होता है, रेडियो एक्टिविटी कहां से रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है।
तो न्यूक्लियस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कब आया, तो हमें क्या लिखना है उसके चेंज के लिए, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तो होते हैं तो पता है, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो हमें ये चेंज लिखना है, whenever a neutron in a nucleus is changed into proton then beta particle is emitted from the nucleus, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस में रह तो सकता ही नहीं है। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन वॉच माय प्रेडिक्टेड वीडियो क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, उन्हें मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स की एक थॉरो नॉलेज आ जाएगी। What is the name given to the element with same mass number and different atomic number? Same mass number means ऊपर वाला हमारा सेम आ रहा है, जैसे ZXA है तो AA सेम है, तो वो कब हो सकता है जब हमारा एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब यहाँ पर Z-1 या Z-2 कुछ भी है, तो इनको हम कहते क्या है, जिसमें सेम मास नंबर होता है इनको आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार में ए आता है, आइसोबार्स में ए सेम रहता है, आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम रहते हैं, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं, प्रोटॉन सेम रहते हैं, मास नंबर सेम रहता है और न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। तो यहाँ पर आइसोबार्स होगा जिसमें आपके पास सेम मास नंबर आ जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट आएगा। नाउ नेक्स्ट इज टू मेटेलिक ब्लॉक ए एंड बी ऑफ डिफरेंट metals, different metal है मतलब resistivity change है, their masses in the ratio 2:3 are given same amount of heat, their temperature rises by the same amount, compare their specific heat capacities। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि metals different हैं लेकिन उनके मास जो है उनका रेशियो भी गिवन है और हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का करना है। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला, M1C1 और डेल्टा टी इज इक्वल टू M2C2 और डेल्टा टी के इक्वल है। अब क्वेश्चन में से हम क्या चीज सेम निकाल सकते हैं, डिफरेंट मेटल है यानी सी अलग है, मास का रेशियो हमें निकालना है, उसके उसी के फॉर्म में लाना है। देयर टेम्परेचर राइजेस बाय सेम अमाउंट, ये उसने हिंट दे दी कि ये टेम्परेचर सेम है, जो चीज सेम है उस पैरामीटर को हम कैंसिल करते हैं, जब भी हमारे को रेशियो निकालना है उस पैरामीटर को छोड़ देंगे। अब हमें रेशियो किसका चाहिए, C1 और C2 का, तो इट मीन C1 C2 को नीचे ले आए और M2 वही है और M1 उसके नीचे आ गया। अब हमें रेशियो दिया हुआ है मास का 2:3, तो 2:3 हो जाएगा, तो M2 क्या है 3 है और ये क्या है 2 है, चाहे आप पहली बार के लिए एक्सेस लगाइए और बाद में कैंसिल कर देंगे, तो C1 और C2 का रेशियो 3:2 आ जाएगा। जो 2:3 है वो रेसिप्रोकल लिया हमने, मास ऊपर चला गया सेकंड वाले का, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो दे दिया। नाउ लास्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इट मींस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज 0.4 जूल। तो आपने पूरा डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देना है। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। With this I conclude my today's video. Hope you like the solutions given by me of this section A. For section B, I have to make another part. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. And please don't forget to become a member of my channel if you want to enjoy all the videos. Thank you.